हेलो, वेलकम टू सरित क्लासेस। आज हम क्या करने वाले हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना कि जो अभी हमने लास्ट जो टॉपिक कवर किया है, जो था पूरा जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो क्या मैं ओशनोग्राफी को स्टार्ट करवाने से पहले थोड़ा सा एक बता दूं हमने अभी तक क्या किया है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, ताकि अगर कोई बच्चा ये पहली बार ये वीडियो देख रहा है इस चैनल पे आके, तो उसको एक थोड़ा सा आइडिया मिले कि हमने जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसके अंदर क्या क्या कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये है आपका लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि ओशनोग्राफी के अंदर हम क्या क्या चीजें डिटेल में जाके देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हम साथ के साथ रेफर करते ही हैं, वो मैं आपको साथ के साथ करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो ये अभी हम क्या करने वाले हैं, जो मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी है उसको थोड़ा सा देख ले क्या क्या करा है। देखिए, जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो बेसिकली पढ़ी क्यों जाती है ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आपको जो बेसिक चीजें समझ में आ गई ना, तो जो यहाँ पे हम क्या करते हैं अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं ना, वो हमारे लिए एकदम मक्खन जैसी हो जाती है। क्योंकि जब तक हम एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे पहुंचे थे, एकदम चुटकियों में सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। ठीक है, जैसे आपकी रीजनल ज्योग्राफी हो, चाहे अर्बन ज्योग्राफी हो, या एंथ्रोपोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी हो, ये सारी क्या होती हैं, बहुत ही सिंपल होती हैं। ये सब शब्द बहुत बढ़िया। एंथ्रो का मतलब होता है जो इंसान से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जियोमॉर्फोलॉजी को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ, सबसे पहले हमने जो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ठीक है, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसे हमने स्टार्ट किया था। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमने बहुत सारे कंसेप्ट देखे थे, जैसे कैटास्ट्रॉफिज्म वर्सेस यूनिफॉर्मिज्म, और यहाँ पे फिर जो जॉन प्लेफेयर थे उन्होंने किस तरीके से रिवर सिस्टम को बताया, और रिवर सिस्टम जो जॉन प्लेफेयर के द्वारा बताया गया था उसको आगे इलेबोरेट किया W.M. डेविस। यहाँ से फिर और फर्दर डेवलपमेंट होती है किसकी, लैंड फॉर्म बनी कैसे। ठीक है, यहाँ पे हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर और किन किन का नाम पढ़ा था। जेम्स हटन का नाम कभी मत भूलिएगा। ठीक है, जेम्स हटन का नाम आपको हमेशा याद रखना है। जेम्स हटन के साथ साथ ये जेम्स हटन के द्वारा ही दी गई थी यूनिफॉर्मेटिज्म। ठीक है, यूनिफॉर्मेटिज्म बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ये बोला गया है चीजें बनती हैं एक साथ नहीं बनती, धीरे धीरे बनती हैं। ठीक है, और फिर यहीं से फिर यहाँ पे जॉन प्लेफेयर थे जिन्होंने रिवर के बारे में बताया। यहाँ से रिवर को थोड़ा सा और इलेबोरेट किया कि इन्होंने W.M. डेविस ने जो जो चीज़ें बताई थी उसमें कुछ खामियां थी, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। इन खामियों को दूर करने के लिए 3 अलग अलग जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो आते हैं। कौन हैं ये, एक तो है पैंक। ठीक है, पैंक के बाद आते हैं एल्सी किंग, यानी कि पैंक और एल्सी किंग के इन बिटवीन आते हैं वुड ने अपने कुछ एलिमेंट दिए थे कि किस तरीके से जो एक हिल होता है, यानी एक पहाड़ होता है, उसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं। पढ़े हैं हमने 4 एलिमेंट। ठीक है, चलिए मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये 4 एलिमेंट कौन से हैं। सबसे ऊपर कैसा होता है, कॉन्वेक्स। मैं यहाँ पे लिखने की बजाय ड्रॉ ही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको समझ पाए। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्वेक्सियल पार्ट, ये हो गया फ्री फेस, ये हो गया रेक्टिलिनियर, और ये हो गया कॉनकेव। ठीक है, अच्छा ये वाला कॉनकेव है। ठीक है, वो आया नहीं है इसके अंदर। ये एक हमारी क्या चल रही थी, अलग एक धारा चल रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, जैसे कि ज्योग्राफी के अलग एक टाइम पीरियड जो चल रहा होता है, उसके अंदर हमने एक सीधा सेग्रीगेट कर दिया। किस चीज़ के लिए, ये आप यहाँ पे W.M. डेविस को लेके चल सकते हैं। इन्होंने रिवर जो है ना, रिवर को थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ा। अब इन्होंने जब रिवर को गहराई में जाके पढ़ा तो इनको 2 चीज़ें समझ में आई। क्या चीज़ें समझ में आई, सबसे पहले जो आपके पास लैंड फॉर्म है, जो आपके सामने चीज़ें दिख रही हैं, वो आई कैसे, वो एक्चुअली आज में ऐसी क्यों है। ठीक है, यहीं से फिर आपके मोनेनॉक जैसे यहाँ पे नाम सामने आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये अपनी थ्योरी को आगे फर्दर कंटिन्यू रखते हैं स्लोप डेवलपमेंट के अंदर भी। जब ये स्लोप डेवलपमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं, तब यहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने एरिड साइकिल ऑफ इरोजन को भी क्या करते हैं, लगे हाथ बोलते चलो भाई इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और ऐसा ही ये किसके साथ करते हैं, जो ग्लेशियल टाइप ऑफ है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने रिवर को मैं कंसीडर करूं वाटर। ठीक है, पानी का तो इन्होंने बता दिया, पानी इस तरीके से क्या बनाएगा, लैंडफॉर्म बनाएगा, इस तरीके से स्लोप बनाएगा। फिर इनके मन में आया यार जब हम पानी की बात कर रहे हैं तो हवा को क्यों छोड़ा जाए। हवा को भी उठा लिया इन्होंने, हवा से इन्होंने बना दिया एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, और इसको क्या नाम दिया, ये एक स्पेशल केस है। किसका, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन का स्पेशल केस है। इसके बाद ये विंड हो गया। विंड के बाद इन्होंने किसका, पानी की एक और स्टेट होती है जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको बोलते हैं ग्लेशियल। तो यहां पे ले लिए ग्लेशियर्स।
ठीक है, ग्लेशियर से बनने वाले लैंडफॉर्म, यानी इन्होंने इसके अंदर भी अपनी थ्योरी दी थी, लेकिन यहां पे ये थ्योरी हो जाती है रिजेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से जो विंड है, विंड में भी इनकी थ्योरी इतनी काम नहीं आती। विंड के कंटेक्स्ट में थ्योरी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट और बोलते नहीं फायदेमंद और सबसे इजीली समझ में आने वाली एलसी किंग की थी। तो यहाँ पे भी इतना इनका प्रोमिनेंट नाम नहीं है इन दो में, इसलिए हम इतना डिटेल में पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, कुछ बेसिक्स भी हमने कवर किए थे, बेसिक्स भी हमने कुछ कवर किए थे। उसके अंदर बेसिक के अंदर क्या था, देखिए हमने ये देखा था कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो बेसिकली अंदर से कितनी गहरी है, ठीक है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी स्टडी कैसे की, ठीक है, और बहुत सारी चीजें थी। हमने इसके अंदर क्या किया, क्लब किया। जैसे कि यहाँ पे अर्थ की स्टडी कैसे की, इसके अंदर हमने देखा कि नेचुरल तरीके से भी हम स्टडी कर सकते हैं, यानी कि गड्ढा खोद के नीचे चले जाओ, ठीक है, और फिर एक आर्टिफिशियल तरीका भी होता है, ठीक है, उससे हमने क्या किया था, समझने की कोशिश की थी। नेचुरल में आपका वॉल्केनिक जो लावा ऊपर आता है ना, उसकी स्टडी से भी हमें कुछ कुछ आइडिया मिलता है कि अर्थ अंदर से कैसी है। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्थ की प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है, जब अर्थ क्वेक करती है। देखिए जो शब्द है ना ये क्वेक, क्वेक का मतलब होता है हिलना। क्या आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, एकदम, हाँ बिल्कुल मस्त क्लियर दिख रहा है। तो ये जब अर्थ क्या करती है, क्वेक करती है, तो इसकी वजह से क्या होती है, कुछ इसके अंदर वेव जनरेट होती हैं, हमारे काम की हैं पी वेव और एस वेव, जिसको प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव बोलते हैं। जो ये सेकेंडरी वेव है सिर्फ वो सिर्फ सॉलिड में से पास होती है, ठीक है, ये किस में से पास होती है, सिर्फ वो सिर्फ सॉलिड में से पास होती है। ये पी वेव हर तीनों में से पास हो जाती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों की हमने क्या की, गहराई में जाके स्टडी की। जो शैडो जोन था, अच्छा शैडो जोन क्या होता है, यहां पे बना देता हूं, बिल्कुल छोटा सा डायग्राम रहेगा। अब देखिए ये वाली जो वेव है ये कौन सी है, टकरा के वापस चली गई, ये है एस वेव, ठीक है। ये एक और वेव है, टकरा के वापस चली गई, कौन सी है, ये भी एस वेव है। कहां तक एस वेव मिसिंग है, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, एस वेव मिसिंग है। इसको क्या बोल दिया, शैडो जोन। इसी तरीके से जो पी वेव होगी इसके अंदर जाएगी, थोड़ी सी ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आ जाएगी, एग्जैक्टली ये यहां पे भी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका शैडो जोन ये इतना ही बनता है, ठीक है। तो ये होता है शैडो जोन। अरे आपकी किताब के अंदर और पहले जो हमने लेक्चर देखे ना उसमें विद डायग्राम, अरे कलरफुल डायग्राम थे, वो हमने बहुत अच्छे से समझा। फिर उसके बाद हमने अर्थक्वेक को क्या करा, थोड़ी सी गहराई में जाके समझा कि अर्थक्वेक होता क्या है। इसको बेसिकली बोला जाता है ये सिस्मिक एक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद हमने बेसिक के अंदर और समझने की बात की, जो ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट आज की डेट में आया कहां से, कैसे बना ये। यहां पे फिर हम किसकी बात करते हैं, वैगनर की बात करते हैं, ठीक है। वैगनर के द्वारा बताए गए कंसेप्ट क्या थे, कहीं कहीं कुछ ना कुछ गलत थे। फिर इस थ्योरी को वैगनर के द्वारा बताए गए कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में और आगे बढ़ाया गया। इसके बाद फिर हमें समझ में आया सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमने सीखा क्या होता है। देखिए जो भी मैं यहाँ पे शब्द बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर हर एक शब्द के ऊपर डेडिकेटेड एक लेक्चर लिया जा चुका है, जाके आप देखिए प्लेलिस्ट के अंदर। आपको अलग से जियोमॉर्फोलॉजी की मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। अब जो ये ओशनोग्राफी आएगा उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट रहेगी, ठीक है, ताकि आपको लेक्चर्स ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने क्या देखा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिखा। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हमें कुछ कुछ क्या मिले, आइडियाज मिले, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, फिर आर्थर होम्स के हमने क्या चीजें पढ़ी थी, कन्वेक्शनल करंट, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट देखा था आर्थर होम्स का, ठीक है, आर्थर होम्स का कन्वेक्शनल करंट देख लिया। यहां पे फिर कन्वेक्शनल करंट समझने के बाद हमने क्या देखा था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसको बोला जाता है ग्रैंड थ्योरी, ठीक है। कॉन्टिनेंट समझना स्टार्ट किया हमने कि आज की डेट में कॉन्टिनेंट ऐसी जगह पे क्यों है, ठीक है। अभी मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट करवाऊंगा ना किसका, ओशनोग्राफी का, उसमें सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी। बस आप थोड़ा सा ये चीजें देखते चलिए। प्लेट टेक्टोनिक करने के बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने अर्थक्वेक और वोल्केनो स्टार्ट किया था, ठीक है। अर्थक्वेक और वोल्केनो स्टार्ट किया था, यानी कि हमने प्लेट टेक्टोनिक समझ लिया कि जो कंपन होती है, हलचल होती है, क्यों होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, अर्थक्वेक क्या होता है, क्यों बनता है, ये हमें इजीली समझ में आ गया था, ठीक है। वोल्केनो क्या होते हैं, वोल्केनो के अंदर किस तरीके की शेप बनती है, जैसे कि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव,
एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे कि इस तरीके से, फिर कैल्डेरा बनता है, फिर क्रेटर बनता है, ये क्या हो गए बाहर के, ठीक है। अंदर क्या बनते हैं, फैकोलिथ, बैकोलिथ, लोपोलिथ और बैथोलिथ, फिर साइल, डाइक, ये क्या बनते हैं, अंदर बनते हैं, ठीक है। जमीन के अंदर ये क्या स्ट्रक्चर बनती हैं। हमें पता कैसे चलता है कि भाई जमीन के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बन गए, वो ऐसे पता चलता है जब मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ना जमीन के अंदर लेट अस सपोज ये बन चुकी है, ऊपर ये क्या है, डस्ट है, ये मैं डस्ट ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है, धुल जाती है। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई नदी है तो ये जो सेडिमेंट है, मतलब जो भी यहाँ पे सेडिमेंट, ये बेसिकली जो रॉक होती है ना, सेडिमेंट्री रॉक होती है, ये पानी के साथ क्या हो जाती है, बह जाती है, मतलब जल्दी इरोड हो जाती है। हमें जब ये स्ट्रक्चर बाहर दिखाई देती है ना जमीन से, फिर हम इसकी स्टडी करते हैं, फिर उसके आसपास की जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती है ना उसकी हम स्टडी करते हैं, तो हमें क्या पाया जाता है भाई, ऐसी एक खड़ी चट्टान मिलती है। ये खड़ी चट्टान क्या होती है, सेंट्रल वेंट होती है। फिर हमें इसी खड़ी चट्टान के साथ जुड़ती हुई एक और स्लेंट में कुछ मिलता है, ठीक है, जिसको हम सिल्क बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक पठार टाइप में कुछ हमें मिलता है जिसको हम डाइक बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अंदर जो पहाड़ होता है ना, हमें पता चलता है अंदर एक और पहाड़ है, ये आया कहाँ से, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सारे इंट्रूसिव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने ये सारी चीजें समझ ही रहे थे, इसके साथ साथ हमने क्या क्या कवर कर लिया था। आइसोस्टेसी को क्या किया था हमने, थोड़ा सा देखा गहराई में, इसके अंदर एरे के कंसेप्ट को समझा, ठीक है, जो प्रैट था उसके कंसेप्ट को समझा, साथ के साथ इसके अंदर जॉली ने क्या बोला था वो भी देखा, और यहाँ पे जो बोवे थे उन्होंने किसका सपोर्ट किया, ठीक है। एक्चुअली कंसेप्ट क्या था, लाइन ऑफ कंपनसेशन क्या थी, ठीक है, लेवल ऑफ कंपनसेशन किसने बोला, रूट फॉर्मेशन कैसे होगी, यहाँ पे जब किसने, एरे ने ये बोला कि रूट फॉर्मेशन होगा, उसका क्या तर्क लेके डायग्राम बना के भी यहाँ पे सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी शो किया हुआ है आइसोस्टेसी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक मेजर स्वरूप था जिसके अंदर हमने सारी चीजें की, और इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली थी। लास्ट में हमने ग्लेशियल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म भी कवर किया है, ठीक है। ये अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ये वीडियो डाली है, ग्लेशियल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म भी कर लिया इसके अंदर हमने। फिर उसके बाद हमने सबसे मेजर और टिपिकल जो पार्ट है रिवर रिजुविनेशन, वो भी मैंने आपको करवा दिया इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ रिवर की क्या बनती हैं, मॉर्फोलॉजी बनती है, वो आपके जीएस का पार्ट है। जैसे ही जीएस हम स्टार्ट करेंगे समझ में आ जाएगा। अरे ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अगर सारी जो ट्रिब्यूटरी है एक जगह आके मिल रही है उसका कुछ नाम रहेगा, ठीक है। अगर एक पॉइंट से 4 से ज़्यादा ट्रिब्यूटरी निकल रही है उसको रेडियल टाइप ऑफ बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ, ठीक है। बस आपको पिक्चर देखते ही समझ में आ जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा कुछ लेंथ एंड ब्रेथ में आपको समझाने की जरूरत है। बताइए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद हमने क्या देखा था कि माउंटेन देखे थे हमने कि कौन से माउंटेन को ब्लॉक बोलेंगे, कौन से को फोल्ड बोलेंगे, और वो फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन आया कैसे। उसके लिए फिर हमने क्या देखा था कि चट्टानों में क्या होती है, कोलिजन। ना 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 ना, गलती कर दिया आपने, चट्टानों में नहीं होती, प्लेट्स के अंदर कोलिजन होता है। दोबारा बोलिए, किसके अंदर कोलिजन होता है, प्लेट्स में। ये कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, या तो कॉन्टिनेंट या फिर ओशनिक। और जो इनका कोलिजन होता है 3 तरीके का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। जैसे कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, ओशनिक ओशनिक कोलिजन हो जाएगा, और ओशनिक कॉन्टिनेंट कोलिजन हो जाएगा। बताइए, ये कराया हमने। अरे ये तो बहुत डिटेल में करा है इस पे तो आई थिंक मैंने 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लिए हैं आपके लिए, स्पेशल लेक्चर दिए थे मैंने आपको, ठीक है। और फिर जब हम बात करते हैं जो ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन है, इसके अंदर हमने क्या देखा था, या तो डाइवर्जेंट होगा, या फिर कन्वर्जेंट होगा, या फिर ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, ठीक है। जो ये कोलिजन्स होते हैं उसके अंदर हमने क्या देखे थे, अलग अलग टाइप भी देखी हैं, ठीक है, कैसे आइलैंडिक आर्क बनती हैं। अब ये जो आइलैंडिक आर्क बनी थी, जो हमने किस में पढ़ी थी, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, ओशनोग्राफी में मैं उठा के सीधा उसको यूज करने वाला हूं। देखिए, ये जो अटलांटिक महासागर है इसके अंदर आइलैंडिक आर्क बनी है, ठीक है। उसके पीछे का जो बोलते हैं ना बैकग्राउंड क्या है, कौन सा कोलिजन हुआ है, ओशनिक ओशनिक कोलिजन क्यों हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी सबडक्ट हुई है। जो शब्द है यहाँ पे सबडक्शन, इसका मतलब क्या है, ये टेक्निकल शब्द है जिसके अंदर लावा जब बनता है यानी कि मेल्टिंग होती है उसको सबडक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको। बताइए, ये सिंपल सा जो अभी मैंने आपको 15 मिनट लेके ये सारी चीजें बताई हैं, ये हमने जियोमॉर्फो के अंदर बहुत गहराई में डिटेल में पढ़ी, और भी बहुत सी चीजें पढ़ी थी, जैसे आपकी टाइप ऑफ रॉक हो गई, ठीक है, और जो माउंटेन हो गए,
उनके हाइट के अकॉर्डिंग, उनके अंदर जो मटेरियल है उनके अकॉर्डिंग, और जो यहाँ पे हमने वोल्केनो पढ़ा था उसके अंदर लावा था, ठीक है, लावा एंडेसाइटिक है, बेसाल्टिक है, किस तरीके का लावा है। तो ये भी हमने क्या देखा था, बहुत गहराई में देखा था। कौन सा लावा ज्यादा दूर तक फ्लो करता है बताइए, बहुत सिंपल सा सवाल है। सवाल दोबारा रिपीट करता हूं, कौन सा लावा ज्यादा दूर तक फ्लो करता है एंड व्हाई। एसिडिक या बेसिक लावा कौन सा ज्यादा दूर तक फ्लो करता है? बिल्कुल सही जवाब दिया, एसिडिक लावा। एसिडिक लावा ज्यादा दूर तक फ्लो करेगा। दोबारा से रिवाइज करें भाई, दोबारा से रिवाइज करें। चलिए, आप जितनी देर तक रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं भाई। सिलिका कंटेंट कम होता है, 40% के आसपास होता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक फ्लो करता है। अब आप ढूंढ के बता दीजिए कि वो कौन सा है। तो आज का हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, लेक्चर 1 ओशनोग्राफी। और इस ओशनोग्राफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओशन। और क्या है भाई, आपको क्या लगा? सबसे इंपॉर्टेंट ओशन है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, ओशनोग्राफी को ना थोड़ा सा आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, बेसिकली ओशनोग्राफी होती क्या है। ये हो गई आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, ठीक। इधर से भी ये हो जाएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब जो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, किससे जाके टच हो रही है? ये बिल्कुल सही जवाब दिया, ये है अब आपकी ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंट बीच में रह गई आपकी ओशनिक क्रस्ट। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। ये लाइन ऊपर नीचे जा रही है, इसका भी कुछ मतलब है, बताता हूं मैं। ठीक है, जहां पे ये दो डिफरेंट प्लेट मिलती हैं, क्या बनेगी? ट्रेंचेस बनेंगी, ठीक है। हालांकि मैं ये ऑलरेडी आपको उसमें करवा चुका हूं जियोमॉर्फो में, लेकिन ओशनोग्राफी में स्टार्ट यहीं से करवाया जाता है हमेशा, तो इसलिए मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, बिल्कुल बेसिक डायग्राम। इसमें लावा नहीं, अभी हमारे कोई काम का नहीं है लावा, ठीक है, इसलिए लावा नहीं बनाएंगे। इसके अंदर देखिए आपको क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे। सी माउंट मिलेंगे। सी माउंट का मतलब ये होता है जो समुद्र के अंदर क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सी माउंट बोलते। इसी तरीके से ये जो सी माउंट है, कुछ कुछ सी माउंट क्या होते हैं, ऊपर से कट जाते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, गयोट बोला जाता है। इसी तरीके से अटॉल आपको मिलते हैं, अटॉल, गयोट, सी माउंट, ठीक है। फिर ये आपका क्या कहलाता है, ये नहीं कहलाएगा, ये कहलाएंगे, इसको बोला जाता है मिड ओशनिक रिज। ये आपका कहलाएगा गयोट। ये क्या कहलाएंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या कहलाएंगे ये, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये क्या है, ये है ओशनिक क्रस्ट। और ये क्या बन रहा है यहां पे, ये बन रही है ट्रेंच। ये मैं पता क्यों बना के दिखा रहा हूं आपको, ताकि जब मैं ट्रेंच की बात करूं ना, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए ब्रेन में कि भाई मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं। ये जो एरिया है यहां पे किस तरीके की इरप्शन होगी, फिशर टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन आपने देख लिया, गयोट, मिड ओशनिक रिज, ट्रेंचेस, और ये आपका अगेन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई है, ठीक है।
अभी से तो ये आपका क्या करवाया मैंने, पीछे वाला काम रिवाइज करवाया है। इससे जो हमारा मेन बोलते हैं ना काम स्टार्ट होगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो चले इसके अंदर हम पानी भर देते हैं। ये एरिया क्या हो गया, ये पूरा वाटर लेवल हो गया, ठीक है। ये हो गया पूरा वाटर लेवल। और नीचे तो फिर चलिए इतना बना ही रहे हैं तो इसको भी हम कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया नीचे मैग्मा। अब हमारा जो कोर्स ऑफ डिस्कशन रहेगा, जो हमारी स्टडी रहेगी, हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो ट्रेंच है ना, यहाँ से नहीं करेंगे। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये हम क्या करेंगे, पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं लाल कलर से उस तरफ बना के दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा समझना स्टार्ट करेंगे। क्यों, यहाँ पे देखिए क्या होती है, तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अरे दोबारा फिर वही लिखने वाला था मैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। दोबारा लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप भी कुछ इस तरीके से ही लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। अब ये बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप, सेल्फ, राइज, ये हमें देखना है। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद हमें क्या देखना है, एबसल प्लेन, ठीक है। क्या देखेंगे हम, एबसल प्लेन। मैं डायग्राम के साथ अभी दिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो ये बॉटम है, ये पूरा जो बॉटम है, ठीक है, ये वाला, मैं एक बार इसको इस तरीके से ऐसे मार्क करके आपको बता रहा हूं, इसको बोलते हैं ओशियन बॉटम टोपोग्राफी। ये हमें पढ़ना है, ठीक है। टोपोग्राफी क्या होता है अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। ओशन बॉटम टोपोग्राफी, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हैं अभी हमारा मेन जो कोर्स ऑफ डिस्कशन रहेंगी। तो जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हम किससे स्टार्ट करेंगे, बेसिकली हमारा जो मेन टास्क है वो पानी से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। लेकिन जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारा मेन टास्क क्या होता है, हमारा मेन टास्क ये होता है कि बेसिकली जिस चीज की हम बात करने वाले यानी अपीरियंस, वो अपीरियंस ही क्यों आया, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ओशनोग्राफी में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने जो अपीरियंस देखा, अब हम उसकी डिटेलिंग में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 97% जो पानी है यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। 97% पानी आपका यहाँ पे अवेलेबल है। और जो हम पीते हैं ना, जो मीठा पानी है जो हमारे लिए अवेलेबल है, वो 0.5% ही है। पूरी अर्थ का जो यहाँ पे अगर वॉल्यूम निकालें पानी के, तो जो पीने वाला पानी मिलता है कितना मिलता है, मात्र 0.5। तो अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या इन चीज़ों को थोड़ी गहराई में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारी पूरी अर्थ है, उसके ऊपर जो टोटल सरफेस एरिया, उस टोटल सरफेस एरिया के कितने पोर्शन पे पानी है, बच्चा भी आंसर कर देगा। 71 है पानी और 29% क्या है, बहुत सही जवाब दिया, कॉन्टिनेंट, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जो हमारा हाइड्रो का मतलब होता है जल, स्फीयर मतलब जहां पे अवेलेबल होता है। तो पूरा जो हाइड्रोस्फीयर है उसका 97% यहां पे मिलता है, ठीक है। ये पूरे लेक्चर में मैं इसको यूज करने वाला हूं। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, ओशंस की बात करें। तो आपसे सवाल है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने ओशन पाए जाते हैं। ऑप्शन देता हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने ओशन पाए जाते हैं। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और आपके लिए चलिए एक और ऑप्शन बना देता हूं मैं। बताइए, कमेंट में बताइए, मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे सारे कमेंट आपके, बहुत सही जवाब दे रहे हैं। वाह, लाइन से सारे बच्चे बता रहे हैं 4 होते हैं, 4 होते हैं। अरे बेटा 5 क्यों नहीं होते, बताइए 5 क्यों नहीं होते, सभी बच्चे 4 ही बता रहे हैं। देखते हैं और कौन सा बच्चा कोई और अपनी क्रिएटिविटी यूज करेगा। बताइए बताइए, जल्दी बताइए।
अरे ऐसे थोड़ी ना कि आप ऐसे मुंह रख कर बैठे हो, लेक्चर देख रहे हो, थोड़ा सा क्या करें, एंथुजियाज्म लाइए, एनर्जी लेके आइए भाई, पढ़ाई चल रही है हमारी, ठीक है। बताइए कितने ओशन होते हैं? सर क्यों बच्चों वाले सवाल? हाँ, कभी कभी हमारे ना जो मैक्सिमम आंसर गलत होते हैं ना प्रीलिम्स के अंदर, बच्चों वाले सवाल में होते हैं। बेटा एक ही ओशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही ओशन है, क्योंकि उसका पानी कनेक्टेड है। हम कॉन्टिनेंट अलग अलग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जो बाउंड्रीज हैं, जैसे कि आप किसकी बात करें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, फिर आपका एशियन पार्ट है, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, उनके बीच में गैप आ जाता है, चाहे वो पानी का हो जैसे भी हो। लेकिन अगर बात करो आप अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्टिक, अटलांटिक, इनके पानी के अंदर कहीं कोई डिवाइड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी खुद की पढ़ाई के लिए क्या किया है, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। बेसिकली अब इसको 5 हिस्सों में माना जाता है। कैसे? 60 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड है, उससे नीचे का जो भी पानी है उसको आर्टिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन माना जाता है। तो टोटल अब ये होते हैं 5, लेकिन हम स्टडी करते हैं 3 की, ठीक है। कितने हैं अभी टोटल? 5 बता ही दिया मैंने आंसर। अभी है टोटल 5 है, ठीक है। आर्टिक, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, चौथा अभी ये बोला गया है कि जो 66 डिग्री लैटिट्यूड है, यानी 66 से 60 के बीच में लेते हैं, कभी कोई कभी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं ये, लेकिन मेजरली ये बोला जाता है जहाँ से आपका नीचे एक सरकम नेविगेशन होता है पानी का। बताऊंगा जब हम ओशन करंट करेंगे ना। जो आपका अंटार्कटिक जो एक लैंड मास है, वैसे तो लैंड मास नहीं है, वो एक पूरा आइस शीट है, उसमें पानी ना ऐसे पूरा गोल गोल घूमता है, ठीक है। पूरा ऐसे पानी गोल गोल घूमता है, यानी कि उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्ट जो ऊपर वाला पार्ट है ना इंडियन ओशन, उसके साथ इतना नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट जरूर डालता है वो, ठीक है। जब हम किसकी बात करेंगे, मॉनसून की बात करेंगे, तब आपका देखना ये अंटार्कटिक का ही जो ऐसे गोल गोल पानी घूम रहा है अंटार्कटिक के चारों तरफ, वो पिक्चर के अंदर आएगा, ठीक है। आपका भी दिमाग चकराएगा, अरे ये मैडम जूलियन ऑसिलेशन क्या है, कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। एक तो वो हो गया। आप भी सोच रहे होंगे मैं बार बार वहाँ क्यों देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वो क्या बोलते हैं वर्ल्ड मैप लगा रखा है, तो बार बार उसी के ऊपर ध्यान जा रहा है। चलिए, तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे? टोटल आपने समझ लिया कितने ओशन होते हैं, बता भी दिया है, यहाँ पे लिख के भी आपको मैंने, ठीक है। ये हमने अपनी पढ़ाई के हिसाब से, ठीक है, 4 ओशन बेसिन हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे ओशंस की बात करे, मतलब समुंदर की, समुंदर एक है, तल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो सबसे बड़ा जो मेन चैलेंज पता क्या था? अरे भाई मैप बनाना। जैसे कि क्या बोलते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है, सबसे मेन चैलेंज क्या होता है पेरेंट्स का, इसको स्कूल में कौन बिठाएगा? सबसे पहला दिन बोलते हैं ना, बच्चे को स्कूल में बिठाना, उसकी क्लास में बिठा के रखना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। इसी तरीके से ये जो पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इसकी मैपिंग कौन करेगा? ये सबसे बड़ी क्या थी, चैलेंजिंग टास्क था। तो इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था पोसाइडन ने। किसने स्टार्ट किया था? पोसाइडन ने 85 BC के अंदर उसने स्टार्ट किया था, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। एक और याद रखिएगा, क्राइस्ट मत बोलिएगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी होने की वजह से इसको कॉमन एरा बोला जाता है आज की डेट में, ठीक है। पहले ईसा पूर्व बोला जाता था ना, अब वो है कॉमन एरा, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा, AC होता है आफ्टर कॉमन एरा, ठीक है। एक और पॉइंट आपको बता दिया मैंने। अच्छा, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे पोसाइडन की। ये तो था हिस्टोरिकल पार्ट, लेकिन जो अभी करंट का पार्ट है वो है HMS चैलेंजर, जो कि 1872 और 75 के बिटवीन इसने क्या किया था, अपनी एक्सपेडिशन की थी। टोटल 30 ईयर के तक इसका क्या चला था, एक्सपेडिशन, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। बैथोमेट्री समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बैथोमेट्री क्या होती है, देखिए। लेट मी टेक दिस एज एन माउंट एवरेस्ट, ठीक है। मैंने इसको क्या ले लिया, माउंट एवरेस्ट ले लिया। अब जो ये माउंट एवरेस्ट है, ये है अर्थ की सबसे हाईएस्ट पीक, और ये है मरियाना ट्रेंच, ठीक है। ये है मरियाना ट्रेंच, ये है अर्थ की सबसे लोएस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे लोएस्ट क्या है, ट्रेंच है, मतलब कि इससे नीचे और कुछ नहीं है इस अर्थ के ऊपर।
तो जब हम किसकी बात करते हैं, बैथोमेट्री, ये पूरा कर्व होता है, ये बैथोमेट्रिक कर्व क्या बोलता है, हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है बैथोमेट्री, बैथोमेट्रिक कर्व भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है बैथोमेट्री, सिंपल लैंग्वेज में लेके चलेंगे सारा कुछ। ठीक है, आगे देखिए, फिर उसके बाद आता है इको साउंडर, ये अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा इतिहास लेके चले। सबसे पहले आते हैं पोसाइडन। पोसाइडन क्या करते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं कि भाई जो नीचे की क्या है, ये समुंदर है। देखिए रियलिटी बताऊं, 2014 तक, इनफैक्ट 2017 तक मुझे लगता था कि नीचे पता क्या है, ये बिल्कुल सपाट है, प्लेन है। पता क्यों, जब मैं उड़ीसा गया था तो वहाँ पे मैंने समुंदर के नियर बाय टहलना स्टार्ट किया, तो मैं उसके अंदर 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 जाता गया तो क्या बिल्कुल फ्लैट लग रहा था मेरे को। तो मुझे पता क्या लगा कि भैया आगे तक पूरा फ्लैट ही होगा अंदर तक समुंदर। लेकिन जब मैंने क्या स्टार्ट किया, थोड़ा सा और डिटेल में गहराई में पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि नहीं भाई ये पूरा फ्लैट नहीं होता। जैसे मेरी कंफ्यूजन दूर हुई कब, आज से 4 से 5 साल पहले, इसी तरीके से लोगों के अंदर भी दिमाग में क्या था कि ये जो पूरा समुंदर है क्या है, अंदर से बिल्कुल फ्लैट है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, सबसे पहले कौन थे, पोसाइडन, उन्होंने एक आइडिया दे दिया था, ना भाई ना, तुम गलत सोच रहे हो, ये फ्लैट तो हो ही नहीं सकता, जब हमारी जमीन फ्लैट नहीं है तो ये समुंदर कैसे फ्लैट हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट वो। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे बताइए, इसके बाद जब टेलीग्राफी लाइन बिछाई जा रही थी ना, तब दिक्कत आई थी। ठीक है, कुछ इस तरीके के पहाड़ बीच में आ गया था। ठीक है, इस तरीके का प्लेट्यू बीच में आए थे, तो क्या नाम दे दिया उस पूरे एरिया को, टेलीग्राफी प्लेट्यू नाम दे दिया। और ये कहाँ पे है, ये आपके अटलांटिक के अंदर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लब्ड हैं यहाँ पे, देखते चलिएगा। फिर 1920 आते आते हमने क्या किया, थोड़ी सी अपनी नॉलेज को और बेहतर बनाया। मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे समय बीतता है हमारी नॉलेज बढ़ती है, उस नॉलेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, नई नई चीजें और नई नई विचारधारा हमारे सामने आती है। 1870 से पहले तक क्या माना जाता था, यह नीचे से बिल्कुल प्लेन है, यानी कि 2000 साल तक क्या माना गया, यह नीचे से बिल्कुल प्लेन है। फिर उसके बाद क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी है, इको साउंडर। क्या होती है अभी अगले ही टॉपिक में दिखा दूंगा मैं आपको। इको साउंडर क्या होता है, आवाज जाएगी टकरा के वापस आती है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, कितना टाइम लगा, किस वेलोसिटी से जा रही है, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए मैंने जो आवाज की जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है वो 1200 किलोमीटर की होती है। ठीक है, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। मैंने आवाज को भेजा उसके अंदर पानी में, हालांकि पानी में अलग हो जाती है, समझाने के लिए मैं लेके चल रहा हूं। और वो मेरे पास कितनी देर में आ रही है, 1 घंटे बाद में आ रही है। ठीक है, 1 घंटे के बाद में वो आवाज मेरे पास वापिस आ रही है। तो अब क्या, जो नीचे ट्रैवल करके गई है आवाज, उसने 1200 किलोमीटर का रास्ता तय किया, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन 600 किलोमीटर वो पहले नीचे गई, फिर टकरा के ऊपर आई है 600 किलोमीटर। तो यानी कि जो रिसर्चर होंगे उसको पता चल जाएगा कि नीचे भाई 600 किलोमीटर की गहराई है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से इको साउंडिंग का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद बहुत आ गए यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आपका मार्क हो गया, और अभी तो सैटेलाइट भी हो गए, रिमोट सेंसिंग वाले, उनका यूज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, इको साउंडर समझ में आ गया। अब आगे देखिए इको साउंडर काम कैसे करता है, बता दिया ना मैंने आपको, बहुत बड़े। इसके बाद क्या आता है, गुलेरिया आता है। ठीक है, जैसे जैसे ये इको साउंडर है, उसके बाद सोनार की जो टेक्निक है वो बढ़ती है। ठीक है, सोनार की टेक्निक अभी जो हमारी बोलते हैं ना कि प्रिसीजन इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि हम 1 मीटर तक के जो होते हैं ना गैप को बहुत अच्छे से क्या कर लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं उसकी। जैसे कि आपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सुने हैं ना, काफ़ी सारे कुछ ही जो लास्ट 2018 से 19 के बीच में छोड़े गए थे, वो इसलिए छोड़े गए थे क्योंकि चाइना की इंडियन ओशन के अंदर अब प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। अब उसको मैप करने के लिए क्या कहीं ये ओशन के अंदर कोई क्या तो कुछ स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहा, ऊपर भेजे गए थे। और भी बहुत से हैं, जैसे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं खुद के कि कहाँ पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल है, कहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, ये हमारे कुछ पर्सनल भी हैं। इको साउंडर समझ में आ गया। बीम छोड़ी जाती है, अगर वो 1 मिनट बाद ऊपर आ रही है तो उसके तरीके से कैलकुलेट करके देखा जाता है कि कौन सी गहराई पे कितनी चीजें मिल रही हैं। और इसके बाद कुछ इस तरीके का क्या बनाया जाता है, मेरे बैकग्राउंड में जो दिख रहा है ना, ये इसी का ही नतीजा है। ठीक है,
अच्छा, मैंने गोलेरिया बताया था। गोलेरिया बेसिकली क्या है कि इसके अंदर लॉन्ग रेंज इंक्लाइंड वे में क्या जो अकॉस्टिक होते हैं ना, यानी आवाज़ है, उसको भेजा जाता है। उससे क्या होता है कि आप एक ही बारी में 60 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। ठीक है। और अगर आप शिप्स की बात करें, जहाज़ों से बात करें, जो पूरा हमारा टोपोग्राफी है, जो पीछे आपको दिख रहा है ना मेरे यहाँ पे, ये बोर्ड वाला नहीं, पिक्चर में जो दिख रहा है, इस पूरे इतने बड़े एरिया को स्कैन करने में कम से कम महीनों लग जाते हैं। HMS चैलेंजर को कितना लग गया था टाइम, बताइए 30 साल के आसपास का ये एक्सपीडिशन था। ठीक है, तो उसमें वक्त लगा। टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी बेसिकली क्या होती है, अर्थ के सरफेस होती है, जो उसकी शेप और उसके जो अलग अलग फीचर्स होते हैं। शेप क्या होती है, ये हो गई माउंटेनियस शेप। अब इसका फीचर क्या होगा कि भाई माउंटेन पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंड होती जाएगी, ऊपर से फिर यहाँ पे जो रॉक है कैसी है, ब्रिटल है, हार्ड है, ठीक है, किस तरीके की है, ये हो जाएंगे, इसके अलग अलग फीचर हो जाएंगे। इसी तरीके से जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं स्ट्रक्चर्स, जो आपको समुद्र के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, ये क्या हो गई, ओशन टोपोग्राफी हो गया। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पे बात की ना, किसकी बात की थी, ये अलग अलग पहाड़ियों की बात की है ना, ये पूरा जो है ये एबिसल प्लेन कहलाता है। ठीक है, और इसी एबिसल प्लेन पे क्या है, एबिसल हिल्स है। हिल क्या होती हैं, पहाड़ियां होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये पहाड़ियां आती कैसे हैं, कई बच्चों के ये सवाल आ रहे हैं, ये पहाड़ियां आती कैसे हैं। ये आप मिड ओशनिक रिज देख रहे हैं, यहां से लावा निकल रहा है कंसिस्टेंटली, यानी आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं। ये जो लावा होता है कन्वेयर बेल्ट की तरह क्या होता है, आगे 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 बढ़ती जाती है, ये जो लाइन है ना आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ओके, ये हो गया एबिसल प्लेन। अच्छा, ये अभी से मैंने डिटेल में कुछ भी नहीं बताया है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। और दूसरा एबिसल प्लेन, यहाँ पे अगर आप और थोड़ी सी गहराई में देखेंगे, अच्छा मैंने यहाँ पे एबिसल हिल बताया था ना, एबिसल हिल को अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी डिटेल में जाके देख रहे हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेरी जेंटली स्लोप एरिया होता है, वहाँ से लेकर के जो डीप पार्ट होता है उधर तक के पूरे एरिया को क्या करते हैं हम, स्टडी करते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। एक मिनट रुकिए, मुझे थोड़ा सा आप समय दीजिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम और साइज में इंक्रीज करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद क्या है, थोड़ा सा ना बम्प आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद कंसिस्टेंट जाती है नीचे ढलान, ये है आपका एबिसल प्लेन। ठीक है, एबिसल प्लेन खत्म कहाँ होता है, ओशनिक ट्रेंच के पास। ठीक है, ओशनिक ट्रेंच से आगे क्या है आपकी, वोल्केनिक आइलैंड। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी सबमरीन रिज। ये जो डायग्राम है ना, दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि माइट भी हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ये डायग्राम मेरे इसके अंदर पिक्चर में रहें। ठीक है, तो आप ये चीज़ें थोड़ी सी रिकॉल करते रहिएगा समय समय पे। ठीक है, एबिसल प्लेन आपको समझ में आ गया। फिर आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ अपने आप में एक अलग टॉपिक है पूरा। ठीक है, जब हम किसकी बात करेंगे कि अटलांटिक ओशन कैसे बना है, ठीक है, पैसिफिक ओशन कैसे बना है, इंडियन ओशन कैसे बना है, तो हाँ ये करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे हम। तो इसके अंदर क्या है कि जो आपके अलग अलग जो यहाँ पे हमने महासागर पढ़े हैं ना, कहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसी है, उसकी जो एवरेज विड्थ है 67 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक की मिलती है। ऐसा क्यों है, ये थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बस अभी आप इतना देखिए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है, अलग से अगले लेक्चर में टॉपिक में करवा दूंगा आपको। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कुछ नहीं होता है, जो नदियाँ आ रही होती हैं, बताया था ना, यूथ मैच्योर ओल्ड एज, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, यूथ मैच्योर ओल्ड एज। जब ओल्ड एज में नदियां यहां पे आके खत्म होती है, क्या करती हैं, अपने सेडिमेंट को डिपॉजिट करना स्टार्ट करती हैं। अब वो जो सेडिमेंट है क्या होता है, यहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो डिपॉजिट क्या होता है, एकदम से पहाड़ बनाया जाता है, नहीं, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर जमते जाते हैं और एक स्लोप बन जाता है। ठीक है, 1 से 3 डिग्री, कभी कभी 5 डिग्री तक का स्लोप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है सिंपल सा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर बताने के लिए, समय आने पे आपको बताया जाएगा। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होता है
उसके बाद एकदम स्टीप स्लोप आता है। अभी दिखाया था आपको मैंने, दिखाता हूँ मैं आपको पीछे वाले डायग्राम में, एकदम से एक स्टीप स्लोप आ रहा है, ठीक है, इसी को ही कॉन्टिनेंटल स्लोप बोला जाता है। सेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, फिर उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। इसके अंदर ना आप एक चीज़ देख रहे हैं, एक आपको सबमरीन कैनियन करके लिखा हुआ दिख रहा है इसके अंदर, ये मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले आप ये देखिए कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है, ठीक है। अभी आप क्या करें, थोड़ा सा बोर्ड की तरफ रुख कीजिए अपना, देखिए यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। लावा के अंदर थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। देखिए अभी तक हमने किसकी बात की है, कॉन्टिनेंट की बात की है। कॉन्टिनेंट आगे आगे जाके क्या हो जाता है, ये आ जाता है प्लेन, ठीक है, यानी कि मैच्योर स्टेज वाला। अब जो कॉन्टिनेंटल प्लेन है उसके बाद क्या आती है, ओल्ड एज आती है, ठीक है, यानी कि यहां पे क्या हो जाती है, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहां पे क्या होती है, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो डिपोजिशन है कहां पे हो रही है, समुंदर के अंदर हो रही है। अब ये क्या होता है, धीरे 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 ये जो डिपोजिशन है ना, एंगल बनाती हुई जाती है, इसी को ही बोला जाता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। लेकिन नदियों की जो स्पीड है एक लिमिट पे जाने के बाद क्या होती है, बिल्कुल नेग्लिजेंस हो जाती है, यानी कि नदियों की स्पीड मायने नहीं रखती है, ठीक है, वो अराउंड 600 मीटर के आसपास होती है। तो उसके बाद क्या होती है, ये एकदम से सडन ऐसे जाती है, ठीक है, क्या होती है, एकदम से सडन ऐसे नीचे की तरफ झुक जाती है, इसी को बोला जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब मुझे ये बताइए, क्या हर बार ऐसा होगा कि नदियां यहीं तक आकर रुक जाएंगी? नहीं भाई, कुछ नदियां पावरफुल भी होती हैं। तो क्या होता है, इनके कुछ सेडिमेंट लुढ़कते 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 सीधे यहां पे आके जमना स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल सही जवाब दिया, यस सर, जमना स्टार्ट होंगे। अब यहां पे जो जमना स्टार्ट हुए, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो एकदम से एकदम स्टीप स्लोप नीचे जा रही थी, वहां पे एक उभार दिखाई देता है, इसी को ही बोला जाता है कॉन्टिनेंटल राइज बोला जाता है। राइज का मतलब होता है उठान, ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट, ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल राइज वाला हिस्सा। अब ये जो कॉन्टिनेंटल वाला जो पार्ट है ना, ये आगे जाके फिर एक स्लोप बनाएगा, जैसे यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा क्या बना रहा है, स्लोप बना रहा है ना, आगे जाके ये फिर एक स्लोप बनाएगा, इसी को बोलते हैं एबसल प्लेन। क्या बोलते हैं, एबसल प्लेन बोलते हैं। अब ये जो एबसल प्लेन है आगे जाके क्या करेगा, आगे भाई ये और गहरी खाई के अंदर बन जाएगा, उसको ट्रेंच बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ये यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी हमने बात की है ना, ये कॉन्टिनेंट वाला ही हिस्सा है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट का हिस्सा कहां है, समुद्र के अंदर सबमर्ज है, इसलिए हम इसको ओशनोग्राफी में अलग से डिटेल में पढ़ते हैं। बताइए, ये आपको पहले बताइए, ये पोजीशनिंग समझ में आ गई है ना। सबसे पहला आएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। शेल्फ आप कुछ इस तरीके से रख लीजिए, जो आपकी किताबों की अलमारी होती है ना, शेल्फ बोलते हैं उसको, ठीक है। अब भाई जब अलमारी है उसकी दीवारें कैसी है, एकदम सीधी है ना, तो भाई ठीक है, सेल्फ के बाद स्लोप आ जाएगा। स्लोप के बाद क्या होता है, आपने क्या रखी हुई है, किताबें रखी हुई है ना, यानी कि थोड़ा सा उभार है उस सेल्फ स्लोप के बाद, तो क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। नीचे जो ऐसे सीधी लाइन जा रही है, ये क्या है, ये ट्रेंच है भाई, ये ट्रेंच है। दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर मत डालिए, 3 से 4 बार अभी से और रिवाइज करवाऊंगा मैं ये, ठीक है। आज के लेक्चर में नहीं, 3-4 लेक्चर ये कंसिस्टेंट आते रहेंगे, क्योंकि जैसे हम अटलांटिक पढ़ेंगे उसके अंदर फिर दोबारा रिवाइज होगा, पैसिफिक के अंदर रिवाइज होगा, इंडियन ओशन के अंदर रिवाइज होगा, और अलग से सेपरेटली इनके जब मैं टॉपिक्स कवर करूंगा तब भी आएंगे ये, ठीक है। चलिए, कॉन्टिनेंटल राइज समझ में आ गया। अब यहां पे हमें बात करनी है किसकी, सबमरीन कैनियन की। किसकी बात करनी है, सबमरीन कैनियन की। अब इधर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, सबमरीन कैनियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह आप कुछ इस तरीके से कंसीडर कीजिए, ये मैंने क्या बना दिया है, स्लोप बनाया है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप दोनों इसके अंदर मैंने कंबाइन कर दिए हैं। अब होता क्या है, क्या आपको वो कंसेप्ट याद है कि समुंदर पीछे जाता है, ठीक है, ओशनिक
जो वाटर है किस में कन्वर्ट होता है, आइस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जो पहले रिवर यहाँ पे आके ख़त्म हो रही थी, ठीक है, इस एरिया में ख़त्म हो रही थी, अब वो रिवर थोड़ी सी और आगे जाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, वो यहाँ तक जाएगी। अब यहाँ से वो इरोड करना स्टार्ट करेगी, क्या करेगी, यहाँ से वो इरोड करना स्टार्ट करेगी। तो जिसकी वजह से क्या बनती है, डीप वी शेप वैली बनती है। लेकिन ये वी शेप वैली कहाँ बनती है, समुद्र के अंदर बनती है। इसी को बोलते हैं सबमरीन कैनियन। सबमरीन का मतलब होता है पानी में डूबी हुई, कैनियन का मतलब होता है खाई, ठीक है, शब्दों को थोड़ा समझिए। तो ये क्या है, आपकी बन गई सबमरीन कैनियन। और उसके बाद इसके अंदर थ्योरीज भी आती हैं कि ये सबमरीन कैनियन बनी कैसे, ठीक है, अदालत सबूत मांगती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ओशनोग्राफर बोलते हैं भाई सबूत बताओ, सबूत। तभी तो बोला जाता है कि भाई टर्बिडिटी करंट है उसकी वजह से। तो बोलता अच्छा टर्बिडिटी करंट कैसे भाई, एक्सप्लेन करो। वो तो जब भाई हम आएंगे तब एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो सबमरीन कैनियन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आज के लेक्चर सिर्फ ये शब्द थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। ये क्या नाम है, पीछे जो पिक्चर लगा रखी है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे सबमरीन कैनियन है, ठीक है। फिर आते हैं गयोट। ये हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, इधर बना रखा है। कैसा है, ऊपर से फ्लैट है ना। अब ये बताइए, हम नीचे जा नहीं सकते 800 मीटर से, ठीक है, अगर पूरे इक्विपमेंट के साथ जाएं। वैसे तो 2 बार एक पर्सन जा चुका है, ठीक है। कौन जा चुका है, समय आने पे मैं बता दूंगा आपको। ये वही पर्सन है जो कि डायरेक्टर हैं, किसके हैं, टाइटैनिक मूवी आपने सुनी है ना, उस मूवी के डायरेक्टर हैं ये, ठीक है। तो हमें पता कैसे चला कि नीचे गयोटा हिल है, अरे पूरी इसकी क्या की है, टोपोग्राफी की स्कैनिंग की है, ठीक है। स्कैन करने के बाद ही हमें पता चला है, ठीक है, टेबल टाइप में होता है ये। इसके बाद आता है मिड ओशनिक रिज, ठीक है, वेल अंडरस्टूड है ये, काफ़ी बार ये हमारे कोर्स ऑफ डिस्कशन में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद होती हैं ट्रेंच, ये आपको पता है, जहाँ पे 2 प्लेट अलग अलग मिल रही होती हैं। जैसे ये आपकी आ गई कॉन्टिनेंट, ये हो गई ओशन, क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है, क्या बन रही है, ट्रेंच बन रही है। सुंडा ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, जावा ट्रेंच, उसके बाद इसके अंदर आ जाएगा कोकोस ट्रेंच, और अरे नेम तो मिंडारो ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। ये क्या अलग अलग ट्रेंचेस हैं जो बन रही हैं, किस वजह से, आपका पैसिफिक प्लेट जो कि है ओशनिक किससे कन्वर्ज हो रही है, कॉन्टिनेंटल, जैसे फिलिपिन प्लेट हो गई, उसके साथ क्या हो रही है, सबसाइड हो रही है, ठीक है, इसलिए ये ट्रेंचेस वहाँ पे बन रही हैं। देख लिया आपने एक बार ट्रेंच कैसे बनती हैं, इनकी फिर हम इमेजिंग कैसे लेते हैं और ये इमेजेस दिखती कैसी हैं, देख लिया आपने, वेरी गुड। आगे देखिए, मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, दिख रही है आपको, अराउंड 11 किलोमीटर गहरी है ये, ठीक है। यानी एक्चुअली अगर आप देखें ये आती है 10,911 मीटर, ठीक है। और पूरी अगर आप डिटेल में देखें तो ये 11 किलोमीटर के नियर बाय पहुँच जाती है। सी माउंट क्या होते हैं, जो समुद्र के अंदर माउंटेन्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सी माउंट। और कई बार क्या होते हैं, ये सी लेवल से ऊपर भी आ जाते हैं, ठीक है। ओशनिक आइलैंड क्या होते हैं, ओशनिक आइलैंड ये होते हैं कि जब आपकी ओशनिक क्रस्ट आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, उनके अंदर से वॉल्केनिक एरप्शन होता है। आप आज ही जाइएगा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा रिसेंटली ओशनिक आइलैंड, तो अभी भी कुछ ओशनिक आइलैंड ना ऐसे बनने लग रहे हैं, उसके अंदर से लावा ऐसे ऊपर उछलता है और वो आसपास के पानी के अंदर क्या करता है, थोड़े से उसके अंदर जो टॉक्सिक गैसेज होते हैं वो फैलाता है, सारे जो जीव होते हैं वहाँ पे वो मर जाते हैं, साथ ही साथ जो लावा होता है जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके के आइलैंड बनते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीनलैंड है वो भी इसी तरीके का आइलैंड है, ठीक है। अटॉल क्या होता है, अटॉल बेसिकली कोई भी जो चोटी होती है, मतलब कोई भी पहाड़ होगा किसके अंदर, समुद्र के अंदर, उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, कोरल रीफ बन जाएंगे, उसको क्या बोला जाता है, अटॉल बोला जाता है, ठीक है। अगर इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से क्या आ जाए, एक रीफ बन जाए, जैसे फ्रिंज रीफ, बैरियर रीफ, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके अटॉल कहलाएंगे। कुछ इस तरीके से ये अटॉल बनता है। अटॉल क्यों बनते हैं, इसके पीछे की भी थ्योरीज हैं, वो हमें करनी है, ठीक है। ये अटॉल आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। फिर उसके बाद आते हैं वॉल्केनिक फिशर। वॉल्केनिक फिशर क्या होता है, ये बिल्कुल यही पार्ट है, यही पोर्शन है जहाँ से क्या निकलेगा, लावा बाहर निकलेगा, और ये लावा क्या करेगा, पानी के कांटेक्ट में आते ही ईजिली डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे लावा आएगा तो ये और ज़्यादा हाइट बनती जाएगी, और कन्वेयर बेल्ट तो है ही, ये क्या मूव करते जाएंगे अपार्ट, और यहाँ से लावा ऊपर आता जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो फिर उसके बाद आता है हाइड्रोथर्मल वेंट।
नाम से ही क्लियर है, हाइड्रो मतलब पानी, थर्मल मतलब जिसके अंदर से एकदम गर्म पानी बाहर आता है। अब यह गर्म पानी बाहर कहां से आता है बताता हूं। अब आप एक चीज देखिए, इसके अंदर मान के चलिए कोई सुराख रह गया है, ठीक है, यहां पे भी कोई सुराख रह गया है, और यहाँ पे क्या है, लावा है। ये पानी सीधा यहाँ पे जाएगा इस लावा के कांटेक्ट में आने की वजह से, और आपको पता है गर्म पानी हमेशा हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब ये गर्म पानी है, ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोथर्मल वेंट बना रहा है। वेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक सुराख होता है, ठीक है, जैसे पाइप होते हैं ना, पाइप के अंदर अंदर से होलो होता है, इसी तरीके से वेंट जो शब्द है ना वो यूज़ किया जाता है। जो वॉल्केनिक एरिया होता है ना, जैसे जो मेन मैग्मा चेंबर होता है, वहाँ से जो मैग्मा उठ के ऊपर आता है वो पूरा वेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ठीक है, मैं अपने आप को उठा के थोड़ा सा साइड में, हाँ अभी आपको सही दिख रहा है ना। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर कुछ बादल से दिख रहा है ना, धुंधला धुंधला। अब ये धुंधला धुंधला बादल है क्या, यही है हाइड्रोथर्मल वेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और यहाँ पे जो लाइफ अवेलेबल होती है वो इन्हीं केमिकल्स के ऊपर क्या करती है, सर्वाइव करती है, ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट। इसके बाद आप क्या आते हैं, ओह माय गॉड, एक मिनट रुकिए, हाँ अब ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होती है, ये वक्त आने पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर 1 आवर्स के नियर बाय पहुंच रहा है, मतलब 1 घंटे के नियर बाय पहुंच रहा है, और मुझे ये फिनिश भी करना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हम क्या कवर करने वाले हैं। एक्टिव का मतलब होता है, समझ गए आप, ठीक है। सी फ्लोर सेडिमेंट, सी फ्लोर सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, अब देखिए जो भी यहाँ पे ज़मीन के ऊपर कोई पेड़ है, उसका पत्ता है, टूट के नीचे गिरता है, क्या होता है, टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो किस में मिल जाता है, मिट्टी के अंदर मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे समुंदर के अंदर रहने वाले जीव मरते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो पहाड़ हैं टूटते हैं, इरोड होते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सेडिमेंट के तौर पे, यहाँ पे आपने कई बार देखा है कि ये सफ़ेद कलर की रेत होती है, सफ़ेद कलर की क्यों होती है, वाइट कलर क्यों होता है, ठीक है। तो ये हमारे को सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी जब हम सी फ्लोर के जो सेडिमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, गहराई में देखेंगे, ठीक है। पैसिफिक की फिर अलग है, अच्छा थिकनेस आप एक बार देख लीजिए, वेरी करती है ये। पैसिफिक में आपको 600 मीटर या उससे ज़्यादा, ये क्या है 600 मीटर, समय आने पे मैं आपको बताऊंगा। और ये सेडिमेंट किन किन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ट्राइजीनियस सेडिमेंट। अब ये ट्राइजीनियस सेडिमेंट क्या होते हैं, इसके अंदर कॉन्टिनेंटल रॉक होती हैं जो वेदर्ड होके कहां तक पहुंचती हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया, समुंदर तक। अब ये कॉन्टिनेंटल रॉक कौन सी, यहां से नदी बहना स्टार्ट हुई है, इसने इरोड किया, ये एंड कहां हो रही है, समुंदर के अंदर, ठीक है। तो ये है कॉन्टिनेंटल मैटर, इसको बोलते हैं ट्राइजीनियस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लीजिएगा, इसको मैं और थोड़ा सा धीरे धीरे आपको सिंपल भाषा में बता दूंगा। अगला है बायोजीनियस। बायो का मतलब क्या है, लाइफ, यानी लाइफ से बनने वाले, ठीक है। कैलकेरियस होते हैं जिनका कैल्शियम से बने हुए शेल हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप कभी ना अपने हाथ को आधे घंटे तक पानी के अंदर रखिएगा, जो आपकी फिंगर है ना, ये वाली जो ऊपर वाली फिंगर है, ये क्या होती है, इसके अंदर ना आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सिकुड़ गई है, लेकिन जो पानी में रहने वाली मछलियां हैं और कुछ ऐसे मोलेस्कन्स हैं, वो नहीं होता उनके साथ इस तरीके के, यानी कि ओस्मोसिस उनकी बॉडी के अंदर रेगुलेट होता है। अब ये क्या बला है ओस्मोसिस, बायो के लेक्चर में करवा दूंगा मैं आपको। तो अपने आप को रेगुलेट कैसे करते हैं, उनके ऊपर एक शेल होता है, जैसे डायटम हो गए। डायटम के अंदर क्या होता है, दोनों टाइप के मिलते हैं, सिलिकेशियस यानी कि सिलिकॉन के भी बने होते हैं, और कैलकेरियस यानी कैल्शियम का भी होते हैं, और भी बहुत से होते हैं, जैसे जिसके अंदर मोती बनते हैं ना, उनकी भी जो शेल होती है बाहर से कैल्शियम की होती है। जो शंख होता है, ठीक है, मोलस्कन्स वाली ही कैटेगरी में आते हैं, वो भी कैल्शियम के बने होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये मरते हैं, इनके जो शेल होते हैं नीचे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि अगर कभी आपको वाइट रेत दिखती है ना, वो स्केलेटन्स हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारी नॉलेज के परे हैं, तो हमें इतना क्या बोलता है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई हमने स्केलेटन को ऐसे हाथ में उठाया है, ठीक है। इमेजिन कीजिए किसी की खोपड़ी को ऐसे हाथ में उठाएं तो, अरे डर के मारे तो नींद नहीं आएगी। तो
तो ये होते हैं बायोजेनस सेडिमेंट। दो टाइप के होते हैं, कैल्केरियस ooze और सिलिकेसियस ooze। होते क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजीनियस सेडिमेंट। इसके अंदर होता है कि मैग्नीज नोड्यूल हो गए, कैल्शियम नोड्यूल हो गए, मेटालिक और दूसरे और जो अलग अलग नोड्यूल्स होते हैं। मेरे को बार बार मॉड्यूल आ रहा है क्योंकि मैं मॉड्यूल्स ही तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये अलग अलग जो नोड्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये क्यों मिलते हैं क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, ये डिटेल में लेटर ऑन देखेंगे। ये हमारा फिर आज का क्या है, लास्ट सेक्शन है। इसके अंदर क्या बताया गया है, ये आपको शो कर रहा है कहाँ कहाँ पे सेडिमेंट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे सेडिमेंट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो एक बार और देख लेते, कुछ और नहीं, यहाँ पे स्टार्ट किया था हमने। तो आज के लेक्चर में हमने देखिए बेसिकली क्या किया है, ओशनोग्राफी को स्टार्ट करने से पहले हमने जियोमॉर्फो को समझा। जियोमॉर्फो के कुछ एक हिस्से को हम क्या करने वाले हैं, हम कनेक्ट करने वाले हैं ओशनोग्राफी के साथ, ताकि जब आप पढ़ें ओशनोग्राफी तो आपके बैकग्राउंड की जो नॉलेज है कौन सी की, जियोमॉर्फोलॉजी की, वो क्या होती जाए, रिवैम्प होती जाए, आप उसको क्या करते जाएं, कनेक्ट करते जाएं, ठीक है। तो आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था और पीछे वाले लेक्चर को क्या करना था, मर्ज करना था, ठीक है। इसलिए मैंने कोई भी जो चीज़ें हैं इतनी डिटेल में नहीं करवाई। ये वाला जो डायग्राम है ना, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, पूरा ये वाला, ठीक है। ये डायग्राम अब बार बार आने वाला है, अब मैं बार बार बनाऊंगा नहीं इस डायग्राम को, मैं डायरेक्टली पिक्चर के अंदर दिखा दूंगा, आपका भी और मेरा भी समय बचेगा। तो आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। कुछ समझ में नहीं आया हो, हमारी ईमेल आईडी ओपन है और आप हमसे मेल के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। और कुछ और बता रहे हैं आपको, नहीं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगले लेक्चर तक मैं आपसे चाहता हूँ आपसे विदा। आप सभी को नमस्कार।